चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फंडामेंटल्स को समझे थे। और आज क्या करेंगे कि उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करते हुए जो अलग अलग स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फाइनली परफॉर्म करते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, तो वो पहले उसको देखें, क्योंकि वहीं पे हम लोग जो फंडामेंटल्स यूज में आज आने वाली है उसको ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले आपको वो देखना चाहिए, फिर ये चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो अब ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है कि इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का भी बेसिक आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी टेक्निक्स है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ के रखे हैं और उनको इधर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से ये भी आपको समझना जरूरी है। चलिए ध्यान से स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है, वो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सैंपल। अब जहाँ पे भी क्राइम हुई है वहाँ पे फॉरेंसिक फॉरेंसिक टीम वाले जाते हैं और बड़े केयरफुली क्या करते हैं कि वहां से जो भी सैंपल मिल सकती है। अब ये सैंपल होता क्या है? अब ये सैंपल देखो कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल का मर्डर हुआ है तो उसकी तो ब्लड वहां पे होगी, और उसके अलावे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई अदर ब्लड सैंपल भी रिकवर हो जाए जो उस इंडिविजुअल का नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि ब्लड एक बड़ा सॉलिड सैंपल बन के आता है अपने सामने। और ब्लड में जो मीडियम वाला पोर्शन, इट इज द ब्लड प्लाज्मा, तो खैर उससे कोई काम है नहीं। लेकिन हाँ, ब्लड में सेल्स भी प्रेजेंट होती है, आप जानते हैं। जैसे सेल्स के नाम पे इट इज द आरबीसी, सेकेंड कंपोनेंट सेल इज व्हाट, इट इज द डब्ल्यूबीसी। और एक सेल होती है दैट इज प्लेटिलेट्स। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि ये आरबीसी जो है, आरबीसी बिकम्स नॉन न्यूक्लिएटेड। फाइनली इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है। अब क्योंकि इन सैंपल से आप करना क्या चाहते हैं, इन सैंपल से हम लोग एक्चुअली जो करना चाहते हैं कि यहाँ से डीएनए आइसोलेट करना चाहते हैं। और डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जब न्यूक्लियस नहीं होगी तो आपको डीएनए रिकवर भी नहीं होगा। तो इसी टाइप से क्या है कि ये यहाँ पे भी प्लेटिलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो absent हो जाती है। हम लोगों के अंदर जो मैमल्स की प्लेटिलेट होती है बेसिकली, आपको पता है इसके अंदर भी क्या न्यूक्लियस जो है वो absent होती है। तो अब न्यूक्लियस जिसमें नहीं है वो वाली सेल्स आपके किसी काम की नहीं हो सकती, क्योंकि सैंपल के फॉर्म में एक्चुअली अपने को जो आइसोलेट करना है, इट इज द डीएनए। और हमको पता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, इट रिमेन्स व्हाट, इट इज द न्यूक्लिएटेड। ये रहती है न्यूक्लिएटेड। तो इसका मतलब अगर आप ब्लड को सैंपल के फॉर्म में क्राइम साइट से रिकवर कर रहे हैं, तो ब्लड में से जो आपके काम में आने वाली सेल है, इट इज व्हाट, इट इज द डब्ल्यूबीसी। तो चलो, ब्लड एक सैंपल बन सकता है। इसके बाद हो सकती है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से अपने को कुछ हेयर्स जो है वो रिकवर हो जाए। अब हेयर में क्या है, हेयर की जो लोब्स है रूट वाली, तो वहां पे सेल्स प्रेजेंट होती है। और सेल प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली क्या है कि सेल है, तो फिर डीएनए हम उधर से रिकवर कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि जो क्राइम है, इट इज द रेप और ऐसा कोई रिलेटेड क्राइम है, तो फिर क्या है, सीमन भी एक सैंपल बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेन का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज ऑफ स्पर्म्स। अब सीमेन में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन तो स्पर्म का है, और स्पर्म क्या है, इट इज अ सेल। अब सेल है तो फिर क्या है, न्यूक्लियस भी होगा। तो ऐसी, या फिर मान लो बॉडी का कोई एनी अदर टिश्यू और द सेल, तो एनी अदर सेल हो सकता है, जैसे स्किन कास्ट वगैरह। जिस भी इंडिविजुअल का मर्डर हुआ है उसके नेल्स में रेसिस्ट करने के दौरान सामने वाले मर्डर इंडिविजुअल का कोई स्किन कास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो एनी अदर सेल जो कुछ भी आपको उधर से मिल सकती है, तो ऐसी कुछ भी चीजें जो रिकवर हो पाए फ्रॉम द क्राइम साइट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज द सैंपल। अब क्या करेंगे, अब सैंपल हम लोग लेके आए लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। अब क्या करना है, ध्यान से एकदम। अब सेकेंड स्टेप जो एक्चुअली परफॉर्म करना है कि इन सैंपल से जो भी आपको सेल मिली, उस सेल से क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम लोगों को डीएनए वहां से निकालना है उन पर्टिकुलर सेल से। अब ये डीएनए का आइसोलेशन आखिर कैसे होगा, तो इसके लिए क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप है वो काम में आएगी, और उधर जो भी टेक्निकलिटीज हम लोग यूज में लिए थे वो इधर काम में आएगा। कैसे? बोले होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ तो क्या है, मोस्टली एनिमल सेल है जो हम लोग यूज में लेंगे, क्योंकि क्राइम करने वाला ऑब्वियसली एनिमल ह्यूमन होगा। तो एनिमल सेल है अपने पास। तो जो अप्रोप्रिएट लाइटिक एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम जो हम लोग पढ़े थे, तो वैसी लाइसिंग एंजाइम का यूज करिए आप। और लाइसिंग एंजाइम का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि उनकी जो सेलुलर बैरियर है उसको खत्म करके फाइनली डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। हालांकि इस यहाँ से डीएनए आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से एकदम। तो जैसे मान लो कि इस ट्यूब के अंदर पर्टिकुलर जो भी सैंपल सेल्स थी वो आप ला के रखे।
अब यहाँ पे लाके रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो लाइटिक एंजाइम है एक्चुअली कौन सी, जैसे देखो बैरियर के नाम पे सेल मेम्ब्रेन है, और आपको पता है कोई भी बायो मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज द प्रोटीन। तो प्रोटीन वाली बैरियर को खत्म करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होगी अपने को। और दूसरा क्या है, इट इज द फॉस्फोलिपिड जो कंपोनेंट बनाती है सेल्स की मेम्ब्रेन का। तो फिर क्या है, दैट इज द लाइपेज, लिपिड खत्म हो जाएगा लाइपेज से, प्रोटीन खत्म हो जाएगी फ्रॉम बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीज। अब क्या बचेगा, ऐसे सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई, और सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ क्या, प्रोटीन एंड लिपिड। तो जब आप इन एंजाइम्स का एप्लीकेशन कराएंगे तो जो भी बैरियर थी, आइदर इट इज द सेल मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो अब मान लो ऐसा ये सारा कुछ खत्म हो गया, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि इस सैंपल में चिल्ड इथेनॉल डाल देते थे। क्या डालते थे, चिल्ड इथेनॉल। इससे क्या होता है कि डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता था, और प्रेसिपिटेशन होने के बाद डीएनए जो है वो क्या है, फाइनली सेटल हो जाती थी। और फिर क्या करते थे कि इस डीएनए सैंपल को, अब जो सेटल हो गई प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट हो गई डीएनए, तो फिर फाइनली क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को एक फाइनल दूसरे ट्यूब के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे। नहीं, ये सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे फाइनली अब ये डीएनए आ गया, और दिस स्टेप इज नेम्ड एज व्हाट, इट इज द स्पूलिंग। अब इस स्पूलिंग के थ्रू आप उस सैंपल सेल की डीएनए को आइसोलेट कर चुके हैं, तो इट इज द सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ ढंग से क्या करना पड़ेगा, अब मान लो ये दोनों स्टेप परफॉर्म हो गई और आपको क्या मिल चुका है, इट इज द डीएनए जो भी सैंपल सेल कलेक्ट हुई थी उससे। अब क्या करेंगे हम लोग, बोले अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके सैंपल में, इफ एक्चुअली इट इज नॉट द कंपल्सरी स्टेप, लेकिन अगर मान लो अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, कम है डीएनए आपके सैंपल में, जो भी सैंपल आप लिए हैं उस सैंपल में मान लो क्या डीएनए कम है, तो फिर क्या कर सकते हैं, जो तीसरा स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हैं, इट इज द पीसीआर। द इलेबोरेटेड नेम ऑफ पीसीआर इज व्हाट, इट इज द पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। और इससे क्या हो जाएगा कि जो भी सैंपल सेल से आप आइसोलेट किए थे डीएनए को, इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। और एम्पलीफिकेशन करने के बाद एक सफिशियंट अमाउंट में आपको डीएनए मिल जाएगी, जो सैंपल सेल्स वाली डीएनए थी वो आसानी से आपको एक सफिशियंट अमाउंट में मिल जाएगी। और फिर आप आगे की प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीसरा काम हम लोग क्या किए कि जो डीएनए मिली थी क्राइम साइट से मिलने वाली सेल्स से निकाला हुआ डीएनए, तो इसके अमाउंट को फाइनली हम लोग इंक्रीज करा लिए। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। बोले अब फोर्थ स्टेप क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना है। बोले अब क्या करेंगे कि ये जो डीएनए है, ये मान लो डीएनए अपने पास है, तो दिस इज द डीएनए जो हम लोग फाइनली अभी आइसोलेट कर चुके हैं। तो इस डीएनए पे एप्लीकेशन करा देना है किसका, इट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आपको पता है एक पर्टिकुलर साइट पे कट करने वाली ये एंजाइम होती है, और वो अपना डिजायर्ड लोकेशन होता है जहाँ कट जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अब छोटे छोटे अलग अलग लेंथ की फ्रेगमेंट्स डीएनए की ऑब्जर्व हो जाएगी। ध्यान रखना है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, तो ये फ्रेगमेंट्स हम दिखा जरूर रहे हैं ऐसी सिंगल स्ट्रैंड टाइप, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इट इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं, इट इज द RFLP। क्या है मीनिंग सर, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हालांकि इस पे एक इलेबोरेटेड वीडियो, इस वर्ड पे पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, इसके फंडामेंटल्स पे एक वीडियो हम फर्दर जो है वो डाल देंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस किसमें है, इट इज द लेंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कट होने के बाद एज अ रिजल्ट जो अपने को डीएनए फ्रेगमेंट मिली है, तो वो डीएनए फ्रेगमेंट्स का लेंथ जो है वो वेरिएबल है, कोई थोड़ी बड़ी है कोई छोटी है, तो इसलिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, इट इज व्हाट, इट इज RFLP। अब ये सारी फ्रेगमेंट्स आपको एक ही जगह पे मिल रही है, तो अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए अपने को, जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनका सेपरेशन करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ये सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको एक ही जगह पे मिली है, तो इनको अलग करना क्या है, वो एकदम जरूरी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो जो फिफ्थ स्टेप है, इट इज व्हाट, इट इज द सेपरेशन। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप है, इट इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। और इसके लिए भी एक प्रॉपर टेक्निक अपने पास होती थी जिसका नाम होता था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफी ध्यान से इन स्टेप्स को समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन क्या है ढंग से समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है हम लोग इसको अभी
वो सेपरेट करेंगे इन फ्रेगमेंट्स को। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते थे, देखो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे होता क्या था कि एक अपने पास ऐसा एक इक्विपमेंट होता था, और इसमें फील्ड होती थी एक जेल। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जेल हम लोग यूज में लेते थे उसका नाम था एगरोस जेल। एगरोस जेल। तो इस जेल को फिल्ड करते टाइम अभी क्या है कि एक कॉम्ब लाइक अपीयरेंस डाल के छोड़ते थे, और बाद में उस कॉम्ब को निकाल लेने के बाद जो है वो यहाँ पे वेल्स जनरेट हो जाती थी। एकदम ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए अभी टोटल 3 वेल इधर लेके चले हैं। तो ये वेल्स आ गई। अब ध्यान से फिर क्या करना है, बोले अब क्या है कि इसमें भरा हुआ है जेल, इस पूरे मीडियम में क्या भरा हुआ है, इट इज द जेल। तो जेल फिल्ड है इस पूरे में, और दिस जेल इज व्हाट, इट इज द एगारोस जेल, जो हम लोगों को सी वीड से मिली थी एक्चुअली। तो यहाँ पे ऐसा है। अब इसमें क्या करना है, अब जो आपकी सैंपल डीएनए है RFLP, दो रेस्ट्रिक्शन जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स है डीएनए की, तो उस फ्रैगमेंट को लाके पुट करना है। अब ध्यान से, जैसे ये 3 वेल है, तो ये मान लीजिए एक वेल में जो आप डीएनए लाके डालेंगे, तो ये मान लो वो वाला डीएनए जो आपको क्राइम साइट से मिला है। ध्यान से, अब ये वाला इस वेल में हम वो डीएनए डालेंगे जो क्राइम साइट से अपने को मिला है। बोले इस वेल में वो डीएनए सैंपल डालेंगे जो मान लो क्या कि जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है। तो जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, या मान लो फर्स्ट 2 आदमी पे जैसे मान लीजिए हम लोगों को शक है कि ये दोनों में से कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, तो आप क्राइम साइट से जो भी सैंपल लाए थे उसको डाल दीजिए एक वेल में। और फिर क्या करना है कि जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल फर्स्ट है, तो उसके डीएनए को डाल दिए एक दूसरे वेल में। और मान लो एक और आदमी पे डाउट है, वो भी सस्पेक्टेड है, तो उसकी भी डीएनए को उसकी उसके बॉडी से डायरेक्टली कोई सैंपल लिए होंगे, और उससे भी डीएनए निकाल के दिस इज द सस्पेक्टेड टू सेकंड इंडिविजुअल, तो इनके डीएनए को डाले। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना है, काफी ध्यान से। बोले अब क्या है कि अबे होता क्या था कि ये वाला जो टर्मिनल होता था इट इज द नेगेटिव टर्मिनल, और इधर जो टर्मिनल होता था इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। और जब इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट करेंगे, तो अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पे जेल भरा हुआ है, और अब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट जैसे कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रिक करंट्स निकलना स्टार्ट होगी। तो अब डीएनए जो आप सैंपल में डाल लेते, जैसे देखो यार क्राइम साइट से जो मिला ये डीएनए फ्रैगमेंट, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मान लो फ्रैगमेंट है डीएनए की, ये ऐसे ऐसे सेपरेट हो रही है, काफी ध्यान से। अच्छा, यहाँ साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाना चाहिए, क्योंकि एगरोस जेल में जो सेपरेशन होता है इट इज अकॉर्डिंग टू द सीविंग इफेक्ट। आप पढ़े थे, सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है साइज के बेसिस पे। अब इसका फंडामेंटल क्या था कि अब ऐसा है जेल भरा हुआ है, अब इस जेल के अंदर से डीएनए के फ्रैगमेंट्स को मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इधर मूव करेगी जरूर। लेकिन क्या है जो रास्ता है इट गेट फिल्ड विद द एगरोस जेल। तो जेल क्या करेगा, जेल एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इनके मूवमेंट में। तो इसी वजह से जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो ज्यादा दूर तक मूव कर पाएगी, और जो लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ रह जाती है। तो इसका मतलब सेपरेशन जो हो रहा है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट साइज, सो इट इज नेम्ड एज व्हाट, सीविंग इफेक्ट। तो ये मान लो क्राइम साइट से जो डीएनए सैंपल डाले थे वो इस तरीके से अलग हो गई। अब क्या है, मान लो जो सस्पेक्टेड वन इंडिविजुअल है, फर्स्ट इंडिविजुअल सस्पेक्टेड, अब उसकी भी डीएनए को जब यहाँ सेकेंड वेल में हम लोग डाले, तो उसमें भी कुछ यूं ही अपने को फ्रैगमेंट जो है वो दिखना स्टार्ट हो। ध्यान से समझना एक बात को। और इसमें क्या है, जो सस्पेक्टेड थर्ड इंडिविजुअल है इसके डीएनए को भी जब डाले, तो इसके डीएनए से भी जो अपने को फ्रैगमेंट्स मिलना स्टार्ट हुई, ये फ्रैगमेंट्स भी ऑलमोस्ट क्या सेम ही साइज की थी। अब सवाल है कि 3 अलग अलग इंडिविजुअल का, मान लो एक सैंपल जो क्राइम साइट से मिला वो वाला डीएनए है, और बाकी 2 अलग अलग सस्पेक्ट, तो कम से कम ये दोनों इंडिविजुअल तो एक दूसरे से अलग है। लेकिन यहाँ जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है इनसाइड द जेल, उनका लेंथ वेंथ एकदम सेम दिख रहा है अपने को, कोई अंतर नहीं है। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। कि हम तो क्या करना चाह रहे हैं, अलग अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं इस बिहाफ पे, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पा रहा। यहाँ क्या है, सेम ही फ्रेगमेंट की लेंथ दिख रही है, तो इसका रीजन क्या है। अच्छा, ये दिखना भी चाहिए, क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि बात समझिए आप। हम लोग पिछले दिन बात किए थे कि सर किसी भी 2 इंडिविजुअल के अंदर जो डीएनए का मेजर हिस्सा है, मेजर हिस्सा मतलब सर एग्जैक्टली क्या 99.9% डीएनए जो है वो सिमिलर होती है। तो चाहे जो आपको क्राइम साइट से डीएनए सैंपल मिला था फ्रॉम द सेल,
या फिर सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स का डीएनए जो आप आइसोलेट किए हैं उनके बॉडी के सेल से, एक्चुअली क्या ये सारी डीएनएज में 99.9% सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी अगर इतनी ज्यादा है, और आप हम पढ़े थे क्या कि डिफरेंसेस जो होता है वो कितना है, बोले डिफरेंसेस इज ओनली अबाउट 0.1%, जिसमें आपको रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस मिली थी। काफी ध्यान से, जो आप पिछले दिन पढ़े थे उसका एप्लीकेशन आ रहा है। तो अब सवाल है क्या कि ऑलमोस्ट सारी डीएनए जब इनके अंदर सेम ही है, तो ऑब्वियसली इन फ्रेगमेंट्स का लेंथ भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। लेकिन ऐसे तो फिर ये अपने किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम करना चाह रहे हैं सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए। अब उन उस डीएनए के डिफरेंसेस के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, और यहाँ अगर सारी डीएनए सेम सेम ही मिलेगी सारे इंडिविजुअल की, तो फिर हम अलग कैसे कर पाएंगे? अब अलग करेंगे क्यों? बोले अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी 0.1% डीएनए, जो वेरी करता है इंडिविजुअल्स में। और इस 0.1% डीएनए का ही एक स्पेशल सेगमेंट हम लोग यूज में लेने के लिए अलग से डिटरमाइन किए थे, एंड इट इज नेम्ड एज व्हाट, VNTR। यही बनेगी बेसिस किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक्चुअल बेसिस जो है वो बनेगी कौन, इट इज द VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब एकदम ध्यान से समझना, यही बनना है अपना। तो खैर उस पे आते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि वीएनटीआर को जस्टिफाई करना, अब एग्जैक्टली वीएनटीआर इन सारे डीएनए के किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए बात को। बोले ठीक है, हमको पता चल गया वीएनटीआर इज द बेसिस, क्योंकि वो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सवाल क्या है कि इन डीएनए फ्रेगमेंट्स में कौन सा वीएनटीआर सीक्वेंस है, कहाँ पे है वीएनटीआर सीक्वेंस, ये अपने को पता कैसे चलेगा? बोले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर एक वर्ड आता है दैट इज द VNTR प्रोब। ध्यान से सुनना है, दैट इज द VNTR प्रोब, और इसको हम लोग यूज में लेने वाले हैं। व्हाट इज दिस VNTR प्रोब? बोले VNTR प्रोब प्रोब क्या है, सबसे पहले समझिए, ये शॉर्ट लेंथ डीएनए है। दीज आर द शॉर्ट डीएनए। और इसकी एक स्पेशलिटी है क्या, कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट है, छोटी छोटी डीएनए की फ्रेगमेंट होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या, ये रेडियो लेवल्ड होती है। रेडियो लेवल्ड मीन्स रेडियो एक्टिव। तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव बना के रखें। कैसे बनाए, मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वगैरह हम किसी एक एंड पे जोड़ दिए हैं इनके फ्रेगमेंट्स में से। अब देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया अपने को है, तो वीएनटीआर में कौन कौन सी सीक्वेंसेस होती है और कौन कौन सा है एक्चुअली अपने अंदर, उसका भी एक प्रॉपर आइडिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं कि वीएनटीआर का छोटा छोटा टुकड़ा, वीएनटीआर प्रो, मतलब ऐसी जो भी रिपीट्स होगी अपने डीएनए में, सुनो, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बना के रखे हैं, वो भी कैसा, रेडियो लेवल्ड। तो रेडियो लेवल्ड होने का फायदा क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी अगर इसमें होगी, देन इट विल इमिट व्हाट, रेडिएशंस। ये रेडिएशन निकालना स्टार्ट करेगी, और इसी का बेनिफिट हम लोग लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मेथड अपने पास नहीं है एग्जैक्टली इस पूरे डीएनए से डायरेक्टली हम वीएनटीआर को डायरेक्ट आइसोलेट करके और वीएनटीआर कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बात है, ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या करना है, अब इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स में से एग्जैक्टली क्योंकि हमको पता है कि ये जो भी इंडिविजुअल हैं, जैसे सस्पेक्ट में जो भी इंडिविजुअल है, ये वैरी करेंगे सिर्फ वीएनटीआर में, बाकी 99.9% डीएनए सेम ही है। तो इसके बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेट हम कर नहीं पाएंगे कभी। तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ 0.1% के बेसिस पे होना है। और इसमें भी जो यूजफुल है, इट इज ओनली वीएनटीआर, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो आपको देखना चाहिए वहां से। तो वीएनटीआर के बेसिस पे ही होगा सेपरेशन, और वीएनटीआर को एग्जैक्टली जस्टिफाई करना कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक पॉसिबल टास्क नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसा, अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग वीएनटीआर प्रोब, मतलब जो वीएनटीआर रियली एग्जिस्ट करती है ह्यूमन के जीनोम में, उसका कॉम्प्लीमेंट्री छोटा छोटा टुकड़ा डीएनए का जो शॉर्ट है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सुनना ध्यान से, लेकिन अभी तक जो डीएनए इधर सेपरेटेड है, इट इज व्हाट, इट इज द डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं, प्रोब में जो यूज मिलेंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड। अब कैसे कर पाएंगे वो देखेंगे अभी आगे। और रेडियो एक्टिव होगी मीन्स रेडियो लेवल्ड। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करें। तो दिस इज द फिफ्थ नंबर स्टेप ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहां पे हम लोग क्राइम साइट सस्पेक्टेड 1 और सस्पेक्टेड 2 इन दोनों इंडिविजुअल्स को आइसोलेट कर चुके हैं ऑन द जेल बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इनसाइड द एगरोस जेल। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर। तो अब आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझना चाहिए। देखो अब क्या करते हैं,
सवाल है कि ठीक है वीएनटीआर का प्रोब सेलेक्ट कर चुके हैं हम लोग ध्यान से। तो अपने पास क्या है, अपने पास वीएनटीआर प्रोब है। लेकिन अब ध्यान देना है क्या, वीएनटीआर प्रोब इज व्हाट, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द वीएनटीआर। जो रियल में वीएनटीआर है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। जो ह्यूमन के जीनोम में वीएनटीआर होती है ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट्री तो है, बट इट इज व्हाट, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब इसको बाइंड कराना चाहते हैं उन डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ हम, ताकि उसको विजुअलाइज कर पाए एग्जैक्टली कि ह्यूमन के डीएनए में कहाँ कहाँ वीएनटीआर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, बोले अब रियल में जो सेपरेटेड था आपका जेल, अभी हम लोग पिछले स्टेप में देखे थे ऐसा जेल था, और जेल में ये टोटल 3 वेल हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 3 वेल में क्या है, ये डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेटेड तो थी, लेकिन अभी क्या सेम सेम ही दिख रही थी। प्रॉब्लम ये है कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था। और ये सारी कैसी है, एक्चुअली ये डबल स्टैंडर्ड है। तो आप प्रोब को अगर ऐड भी करना चाहेंगे तो प्रोब यहाँ पे ऐड ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड ऑलरेडी पहले से है। तो आपका ये टुकड़ा जाके जुड़ेगा कहाँ। अब इसको जुड़ना है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा सामने वाले फ्रेगमेंट के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगी उसके साथ। लेकिन ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि यहाँ जो ऑलरेडी डीएनए फ्रेगमेंट है, दीज आर व्हाट, दीज आर डबल स्टैंडर्ड। तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें, बोले अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स। काफी ध्यान से समझिए। तो दीज आर व्हाट, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स। बोले सर ऐसा करिए कि इसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करिए, सिंगल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करिए। बोले ये एग्जैक्टली है कहाँ, बोले जेल के अंदर। एकदम ध्यान से समझो। तो डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज द डीनेचुरेशन। इट इज नेम्ड एज व्हाट, इट इज द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब लेकिन इसमें भी एक परेशानी आएगा आपको, क्यों। डीनेचुरेशन जनरली जो हम लोग पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं, कि अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करें, जैसे 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पीसीआर में भी हम लोग पढ़े थे। तो अगर 94 डिग्री सेल्सियस हम लोग अप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना इन फ्रैगमेंट्स के जो दोनों स्ट्रैंड है उसके बीच जो बनी हुई हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अपने आप ब्रेक होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये ऐसा था, ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर अप्लाई करें ग्रेटर देन द 94 डिग्री सेल्सियस अराउंड, तो फिर ये क्या होगी, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप हीट एनर्जी वाला मामला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डीएनए सेपरेटेड है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड द जेल। वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है जेल के अंदर। और अगर आप इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जेल मेल्ट होना स्टार्ट होगी और ये सारी डीएनए फिर आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी। तो आपके सेपरेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। मतलब अभी तक परफॉर्म किए हुए स्टेप्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। एकदम ध्यान से। बोले तब क्या करेंगे, बोले इसका एक तरीका है अपने पास, क्या कि या तो आप हीट एनर्जी को डाल के डिनेचुरेशन करा सकते हैं, और या नहीं तो इस डीएनए पे, अगर आप इस डीएनए को डिप कर दें कौन से मीडियम में, इट इज इन द एल्कलाइन मीडियम। मतलब एक बेसिक मीडियम अगर प्रोवाइड करें आप, ध्यान से सुनो, तो इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डीनेचुरेशन। तो अगर आप एल्कलाइन मीडियम अप्लाई करें, मान के चलो कि पीएच वैल्यू कितना है, लगभग 10 के आसपास, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो 10 पीएच अगर आ जाए तो फिर ये क्या होगी, डबल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट है इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ब खुद टूटने लग जाती है, और ये सिंगल स्ट्रैंड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोले इसी तरह का कुछ हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। कैसे, बोले देखो एक बीकर ले ली, और इस बीकर में कोई अल्कालाइन मीडियम हम लोग फिल कर दी, जिसमें हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो एक्सिस में प्रेजेंट होगी। और पीएच वैल्यू मान के चलते हैं, चलिए कितना मेंटेन रख करके रखें, इट इज 10। दिस इज द पीएच वैल्यू। एंड दिस मीडियम इज व्हाट, इट इज द अल्कालाइन मीडियम, जो इसमें ऑलरेडी हम फिल करके रखे हैं। एकदम ध्यान से दें। तो इट इज व्हाट, इट इज द एल्कलाइन मीडियम। बोले अब क्या करना है, बोले अब जो आपका सेपरेशन किया हुआ प्लेट था, ध्यान से सुनो, तो सेपरेशन किया हुआ प्लेट जो है वो लेके आए हम लोग इधर, और इसमें डिप कर दिए। और डिप करने के बाद क्या, ये वेल्स तो खैर वेल्स ही है, ये रह जाएगी। और जैसे ही आप इसमें डिप करेंगे, तो अभी जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट था वो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये देखो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। एकदम ध्यान से, सिंगल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट्स में जो भी सेपरेटेड थी वो कन्वर्ट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम फिर से समझिए, बोले सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी भी देखो ई वाला कौन सा था, वो क्राइम साइट से लिया हुआ। दिस इज व्हाट, इट इज द सस्पेक्ट 1, एंड दिस इज सैंपल फ्रॉम द सस्पेक्ट 2। प्रॉब्लम इज व्हाट, बोले सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट तो हो गई,
लेकिन अभी भी क्या है, लेंथ वेंथ एकदम डीएनए फ्रेगमेंट का सेम सेम, मतलब अंतर पता नहीं चल रहा है अभी भी। अभी भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, बोले पता भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 99.9% डीएनए क्या है, वो सिमिलर ही है। तो आप कैसे पता लगा पाएंगे अभी? नहीं, अभी हम लोगों को लिमिटेशन है। तो फिर अभी भी पता है अपने को क्या, कि काम में 0.1% आएगी, और इसमें भी एग्जैक्टली वी एन टी आर सीक्वेंस। और वी एन टी आर सीक्वेंस इन फ्रेगमेंट्स में कहाँ पे है, ये जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो बोले कोई बात नहीं। तो अभी क्या करना है कि बोले अब जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो ये मान लो सिक्स्थ स्टेप अपना था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, देखो ध्यान से। तो दिस इज व्हाट इट इज द सेवंथ स्टेप। अब सेवंथ स्टेप में क्या करना है कि बोले ये जो आपकी प्लेट है एगरोस जेल वाली, तो बोले इसको लेके आओ। तो दिस इज व्हाट इट इज द एगरोस जेल प्लेट। दिस इज द एगरोस जेल प्लेट, और ये इसमें वेल है। आप इसको लेके आओ। सबसे पहले ध्यान से सुनना है क्या करना है। बोले अब, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, पहले सुनिए। अभी जेल में डीएनए को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एक्चुअली जेल क्या होती है कि जेल एक ऐसा मीडियम होता है जो एकदम सॉलिड तो है नहीं, कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स हुई है हमेशा के लिए वहीं स्टैटिक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। तो फिर क्या है सर, इंटरमिक्स होने का चांसेस है, हो सकता है ये फ्रेगमेंट इधर से निकल के इधर चली जाए, हो सकता है ये इधर से निकल के इधर चला है, नहीं, अंदर पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द जेल। तो डीएनए मूवमेंट हो सकता है इधर से उधर। तो फिर क्या है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया, देखो किसी के लाइफ का बात है, अगर आप सस्पेक्ट को क्रिमिनल फाइनली बता देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, तो ये उसका जीवन खराब हो सकता है इस चक्कर में। तो ऑथेंटिसिटी इस प्रोसेस की होनी चाहिए एकदम सॉलिड। तो इसलिए अभी क्या है कि एकदम प्रॉपर केयर मेंटेन करना है। तो बोले क्या करेंगे केयर में, देखो क्या कर रहे हैं। बोले केयर में क्या है, इस प्लेट को आप लेके आए, और अब ध्यान रहे आपको, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स इस पे है, इट इज नॉट द डबल स्टैंडर्ड। ये कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन अभी भी हमको सेम सेम ही दिखेगी, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बोले डिफरेंस आपको इसलिए नहीं दिख पाएगा क्योंकि 99.9% डीएनए सेम है, अभी तो ओवरऑल डीएनए लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आपको दिखना भी नहीं है। हाँ, ये वाला भले ही क्रिमिनल का था, सॉरी नॉट क्रिमिनल, इट इज फ्रॉम द क्राइम साइड, एंड दिस इज सस्पेक्टेड फर्स्ट एंड द सस्पेक्टेड सेकंड। ये है मामला। बोले तो क्या करना चाहते हैं, तो मेरे बोलने का मतलब है जेल में आपकी डीएनए फ्रेगमेंट सेफ नहीं है। तो सेफ नहीं है तो फिर क्या है, ज्यादा स्टेबल मीडियम पे ट्रांसफर करें। बोले कैसे? बोले ज्यादा स्टेबल मीडियम के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके नीचे एक पेपर रख दिए, ध्यान से सुनिएगा। ये है पेपर, और ये पेपर एक्चुअली क्या है, आप बोल सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज द नाइलॉन मेम्ब्रेन। इट इज द नाइलॉन मेम्ब्रेन, या नहीं तो इसके जगह पे यूज में लिया जा सकता है, इट इज नाइट्रोसेलुलोज पेपर। दोनों में से कुछ भी यूज में लीजिए, नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ध्यान से सुनो। और फिर क्या करें, इन जैसे नीचे क्या रखे, नायलॉन मेम्ब्रेन रखे, उसके ऊपर दिस इज व्हाट, इट इज द जेल, जो आप पुट कर दे। और उसके बाद क्या, जेल में डीएनए फ्रेगमेंट्स है। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेना चाहते हैं किसी सॉलिड मीडियम पे, क्यों? क्योंकि बोले जेल में ज्यादा देर रखना सेफ सेफ नहीं है किसी भी लिहाज से। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी सॉलिड मीडियम पे। अब सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करना है तो फिर क्या करना है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट पुट कर दीजिए। अभी हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ वेट पुट कर दी, उससे क्या होगा? बोले वेट पुट करने से अभी जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है इसमें, जेल में, तो डीएनए फ्रैगमेंट अभी अपने पास जो है इन जेल, वो डीएनए फ्रैगमेंट गेट्स ट्रांसफर्ड। तो डीएनए फ्रैगमेंट गेट्स ट्रांसफर्ड टू व्हाट, इट इज द नाइट्रोसेलुलोज पेपर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, सॉरी नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो इन पे ट्रांसफर हो जाएगी। और अब क्या है कि दिस ट्रांसफर टेक्निक इज एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम परफॉर्म बाय अ साइंटिस्ट विच वाज नेम्ड साउदर्न। तो अभी क्या है, ब्लॉटिंग मीन्स होता है ट्रांसफर करना। तो साउदर्न ही सबसे पहले किए थे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को इस तरीके से जो आप जेल से ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉलिड मीडियम में, इट इज नेम्ड एज व्हाट, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जो सेवंथ स्टेप हम लोग परफॉर्म किए हैं, इट इज व्हाट, इट इज द साउदर्न ब्लॉटिंग। अच्छा, व्हाट्स द नीड? बोले नीड था सर, क्योंकि जेल में ज्यादा टाइम तक ये डीएनए सेफ नहीं रह पाती, और अगर सेफ नहीं रह पाएगी तो फिर क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेप्स के ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चनिंग हो सकता है, और इससे दिक्कत हो जाता। तो अब दिक्कत हो जाता, तो अब ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब अब जो अगला स्टेप है वो हम क्या कर रहे हैं कि अब देखो हुआ क्या है। बोले अभी सेम ही लेके चलते हैं कलर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
नहीं, चलो बदल लेते हैं, क्योंकि अभी मीडियम बदल गया अपना, जेल नहीं है। इट इज द वर्ड नायलॉन मेम्ब्रेन। तो ये मान लीजिए क्या है, नायलॉन मेम्ब्रेन। और इस नायलॉन मेम्ब्रेन में क्या है, दीज आर द वेल्स। ये एक वेल, दो वेल, तीन ही लेके चल रहे हैं तो तीन ही लेके चलना है। ये तीनों वेल है। और अभी भी बात समझो, बोले अभी भी जो डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट होके आ गई है, जरूर ट्रांसफर होके इस पेपर पे, सॉलिड मीडियम पे आ गई है साउदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू। लेकिन इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का लेंथ अभी भी क्या है, सेम ही है सर। मतलब अभी भी आप नहीं बता सकते कि विच सस्पेक्टेड इज एक्चुअली द क्रिमिनल। तो ये क्राइम साइट से लिया हुआ सैंपल, दिस इज द सस्पेक्ट वन, दिस इज द सस्पेक्ट टू। इनके डीएनए है इस सीक्वेंस में। लेकिन आप अभी कुछ बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पूरा डीएनए ही लेके चले थे सर, अभी हम कैसे बता दें। और पूरा डीएनए आप लिए तो इसका मतलब 99.9% डीएनए तो सेम ही। तो अंतर तो सिर्फ 0.1% का, उसमें भी सिर्फ वीएनटीआर का। तो आप अभी तक कुछ नहीं बता सकते। बोले अब क्या करना है? बोले अब पता चलेगा कैसे। बोले देखो, अब जो आप वीएनटीआर प्रोब के बारे में डिस्कस किए थे, आइए उसको यूज में लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द नाइन्थ स्टेप। और नाइन्थ स्टेप इज एक्चुअली नेम्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। काहे बोलते हैं अभी समझ में आना है, हाइब्रिडाइजेशन। बोले देखो, अब ये सारी सिंगल स्ट्रैंडेड है फ्रैगमेंट, ये तो क्लियर है। हाँ, वो अल्कलाइन मीडियम में भी डाल के हम लोग इसको सिंगल स्ट्रैंडेड किए ही है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड किए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो पता है क्या है? वो ये है कि आपकी नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ये पड़ी हुई है डीएनए फ्रैगमेंट। बोले यस। बोले अब क्या करेंगे, जो वीएनटीआर की प्रूफ्स है, मतलब वीएनटीआर की जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट है अपने पास, उसको लाके हम छोड़ देंगे किस पे, इस पर्टिकुलर नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे या नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जिस पे भी आप ट्रांसफर किए हैं, तो उस पे लाके छोड़ देंगे। बोले फायदा अभी दिख जाएगा फायदा, ध्यान से। दिस इज व्हाट सैंपल फ्रॉम द क्राइम साइट, सस्पेक्ट वन, सस्पेक्ट टू। अब बोले क्या कर रहे हैं, डीएनए प्रोब को लाके हम छोड़ दिए, तो इसलिए नाम हाइब्रिडाइजेशन इसलिए है। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलने का मीनिंग क्या है, कि अभी डीएनए प्रोब जो थी, डीएनए प्रोब, इसको लाके हम लोग छोड़ दिए किस पे, इस पर्टिकुलर नायलॉन मेम्ब्रेन पे जहां पे सेपरेशन हुआ था। अब ये प्रोब क्या करेगी, समझो बात। अब जहां जहां वीएनटीआर होगा सीक्वेंस, मान के चलो यहाँ इतना सा वीएनटीआर था, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी ये वीएनटीआर प्रोब। एग्जैक्टली अगर बोले तो इट इज व्हाट, इट इज वीएनटीआर प्रोब, नॉट ओनली द डीएनए प्रोब, ये वीएनटीआर प्रोब है। तो अब क्या होगा कि जहां जहां, बात समझना, जैसे मान के चलो इतना सा वीएनटीआर सीक्वेंस होगा इस फ्रेगमेंट का, तो यहीं पे आके ये वीएनटीआर प्रोब अटैच होगी। अब मान लो यहाँ पे हुआ तो यहीं पे आके अटैच हो पाएगी। इसमें मान लो यहाँ पे हुआ तो इस फ्रेगमेंट के यहीं पे आके वीएनटीआर प्रोब बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। तो फिर क्या है, अब मान लो इसमें सस्पेक्ट वन में वीएनटीआर यहाँ दिखा अपने को, यहाँ दिख गया, और मान लो यहाँ दिख गया, ऐसा नहीं। और सस्पेक्ट टू में भी मान के चलिए वीएनटीआर जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आई, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली इसके साथ। तो इस फ्रेगमेंट में भी मान के चलो कि यहाँ पे आई और यहीं पे बना ली, और यहाँ पे आके वीएनटीआर प्रोब जो है अरेंज हुई और यहाँ पे बना ली। अब क्या है, एक ऐसा मामला हो गया, और बाकी वॉश ऑफ कर लेंगे, जो अनयूजुअल प्रोब्स है उसको हटा भी देंगे। तो वॉशिंग के दौरान क्या है, जो अनयूजुअल प्रोब है जो अटैच नहीं हो पाई है फ्रेगमेंट्स के साथ, वो उसको हम वॉश ऑफ कर लिए। बोले अब क्या करेंगे? बोले लेकिन अभी देखो अब फायदा क्या हो गया। बोले अब जहां जहां इन डीएनए फ्रेगमेंट्स में वीएनटीआर सीक्वेंस होगी, वहां वहां तो प्रोब अटैच हो गया मेरा वीएनटीआर वाला जाके। और साथ ही क्या है, वो सिर्फ अटैच नहीं हुआ सर, इट इज व्हाट, इट इज रेडियो लेवल्ड। रेडियो लेवल्ड है तो रेडियो एक्टिविटी शो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब क्या है, रेडियो एक्टिविटी मीन्स व्हाट, रेडिएशन एमिट करेगी। लेकिन उन रेडिएशंस को डायरेक्टली विजुअलाइज कर लेना भी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं आपको दिखने लग जाएगा डायरेक्टली। बोले तब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप यहीं पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप 10, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली। ये पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट, हम पहले ही बोल रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ढंग से। तो अब क्या करेंगे, बोले अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है लास्ट वन, इट इज नेम्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्चुअली क्या करेंगे, एक्सरे का एक्सपोजर करा देंगे, ध्यान से सुनना। अब एक्सरे वाली जो फिल्म होती है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की, ध्यान से। तो बोले अब क्या करेंगे आप, बोले अब एक्सरे हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरे का एक्सपोजर देंगे। तो अब ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो हम एक्सरे दे देते हैं, ध्यान से। तो चलो एक काम करते हैं, सुनो। मान लीजिए
कि एक्सरे की एक फिल्म हम रख दिए किस पे, इसी प्लेट पे, जो प्लेट आपका था, और ये प्लेट कौन सा था, ऐसा वाला। अब यहाँ पे समझिएगा बात आप, और ये वही आपकी सॉरी नायलॉन मेम्ब्रेन है। अब प्लेट तो अब है नहीं, अब नायलॉन मेम्ब्रेन, दिस इज द नायलॉन मेम्ब्रेन। और ये मान लो 1 2 3 है, ब्लैक कलर से क्या दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर वाला इसके ऊपर है एक्चुअली। तो लेकिन अभी क्या है, मजबूरी है, बस देखो। तो दिस इज व्हाट इट इज सी, दिस इज S1 सस्पेक्टेड वन, और दिस इज व्हाट इट इज द सस्पेक्टेड 2। अब क्या है, जहां जहां VNTR है, समझिएगा, तो VNTR जहां पे अटैच हो गई है, तो वहां से क्या है जी, वहां से एक रेडिएशन निकलना स्टार्ट होगा। अब रेडिएशन जैसे निकलेगी, तो ये जो एक्सरे वाली फिल्म है, इस पे व्हाइट अपीयरेंस छोड़ना स्टार्ट करेगी। जैसे मान लो इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो यहाँ एक व्हाइट दिख जाएगा आपको, सॉरी, फिर क्या है, अगला व्हाइट यहाँ दिख जाएगा, जो क्राइम साइट से सैंपल मिला था उसका। और फिर क्या है, एक नेक्स्ट व्हाइट आपको यहाँ दिख गया, ध्यान से सुनना। अब सस्पेक्टेड वन का क्या है कि VNTR प्रोब इस जगह पे है, तो यहाँ एक व्हाइट दिखेगा, फिर क्या है, एक यहाँ व्हाइट दिखेगा, और फिर एक यहाँ व्हाइट दिखेगा, क्योंकि जहां जहां रेडिएशन आएगी सिर्फ वहीं पे दिख पाएगा फिल्म के ऊपर हमको। और फिर क्या है, जो सस्पेक्टेड 2 है, अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, इस जगह पे दिख गया, फिर इस जगह पे दिख गया, और इस जगह पे दिख गया। अब तुम ध्यान से समझो, हम कंक्लूजन पे आ भी चुके हैं। नहीं, इतना आसान तरीका, एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में हम कोशिश की आपको पता लग जाए, और हम लोग हर कुछ डिस्कस किए हैं, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। अब देखो बात क्या है, बोले अब क्या है कि ये था सर क्राइम साइट वाला सीक्वेंस, दिस इज व्हाट इट इज द सस्पेक्टेड वन, और ये क्या है, सस्पेक्टेड 2। आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि जो क्राइम साइट से मिली हुई सैंपल में जहां जहां अपने को फिल्म पे, एक्सरे वाली जो फिल्म थी, दिस इज व्हाट इट इज एक्सरे फिल्म। वो जो ब्लैक कलर का होता है, जिसपे हम लोग रिपोर्ट वगैरह भी खुद का देखते हैं, जैसे जिसका भी एक्सरे होता है जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का। तो अभी देखो इसमें, इसमें उन लोकेशंस पे हमको व्हाइट दिखना स्टार्ट होगी जहां पे VNTR प्रूव जो है जाके जुड़ पाया। और VNTR प्रूव ऑब्वियसली VNTR से ही जुड़ा है, और VNTR ही अलग अलग है सर एक्चुअली। तो अब बात समझो, बोले इस सस्पेक्टेड वन का VNTR का प्रूव जहां जहां इल्यूमिनेट हुआ होगा, जहां से रेडिएशन निकाला, तो दीज आर द साइट्स। और ये रिजेंबल नहीं कर रहा है सर किसके साथ, सैंपल फ्रॉम द क्राइम साइट। लेकिन आप सस्पेक्टेड 2 को देखें, तो यहाँ क्राइम साइट से मिलने वाले सैंपल में VNTR प्रोब रेडिएशन जिस जगह पे निकाली, मतलब इमेज जिस लोकेशन पे दिखा, एग्जैक्टली सस्पेक्टेड 2 का भी वहीं पे दिख रहा है। यहाँ देखो, इसका भी यहाँ, इसका यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ। इसका मतलब सर दिस सस्पेक्टेड 2 इज व्हाट, ही इज द क्रिमिनल। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये काफी सिंप्लीफाइड मैनर में हर एक स्टेप्स को हम लोग नोटिफाई करने का कोशिश किए हैं। तो आई थिंक क्लियर है। तो एक बार क्या करिए ध्यान से, नहीं तो ये टोटल 10 स्टेप्स में हम लोग इस पूरे प्रोसीजर को जस्टिफाई किए हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है। आप एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो आपको इन स्टेप्स को थोड़ा सा रिपीट करके देखना चाहिए। और यहाँ से है कि अगर आप इन सारे फंडामेंटल्स को कर पाए, जो हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपके निट और ट्वेल्व एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें मिस नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपसे मिस होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आके DNA फिंगरप्रिंटिंग का दिस वाज द वर्ड, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस DNA फिंगरप्रिंटिंग। और मेरे हिसाब से ये एकदम क्लियर है। अब आप NCERT रीडिंग भी लगा सकते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए। बाकी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक वीडियो हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बनाएंगे, जो अलग अलग केसेस बनती है, जिससे जो फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो क्लियर होगा आपका। चलिए, बाकी वीडियो से अगर आपको बेनिफिट पहुंचता है, तो इसको थोड़ा सा शेयर भी करें लोगों के बीच, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बेनिफिटेड हो पाए। चलिए, थैंक यू।